स्टार्ट करें जी। डिवाइस तो ले यार, चला कैसे स्टार्ट करें। शुरू कर इधर। हाँ जी सर। उधर नहीं वो करनी, करना माइक खुल गया है, अपना विंडो जूम भी करना खोल। भूल गया। अच्छा जी, कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा चैप्टर चल रहा, और उसमें डिस्कशन हुई थी लास्ट टाइम कर्विलीनियर और स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के हवाले से बात चल रही थी। हाँ, 20 मिनट तक आ जाए, मैं क्लास ले रहा हूँ, ये दरवाज़ा थोड़ा सा बंद कर। अच्छा जी, गुफ्तगू ये हो रही थी कि अभी तक हमारा जो हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा, उन तीनों में हमने ये एक बात डेवलप की और उसको अंडरस्टैंड किया कि कोई भी पॉइंट है, ठीक है, कोई भी पॉइंट है स्पेस के अंदर, 3 डायमेंशन के अंदर, स्पेस के अंदर कोई भी पॉइंट है, उसको 3 सरफेसेस या 3 कर्व्स के इंटरसेक्शन की मदद से लोकेट किया जा सकता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? मैंने होमवर्क देखा है जो स्फेरिकल के हवाले से था, बड़ा अच्छा बच्चों ने लिखा, मेरा ख्याल है बुक से हेल्प ली, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी थी वो हो गई, ठीक है। जो स्फेरिकल था उसमें 2D की फिगर नहीं बनती, ठीक है। वो जिस सर्फेसिस के हवाले से, 2D के हवाले से भी उसमें बात की जा सकती है, तो वो लेकिन किसी जगह पे वो नहीं है। तो जैसे वो जब आर को कांस्टेंट करते हैं तो उसमें वो फिर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र आता है, तो वो 3D के अंदर जो है स्फीयर की इक्वेशन है। बहरहाल, तो 2D में देखेंगे वो सरफेस में चला जाएगा, लेकिन वो फिर वो डिफरेंट है थोड़ा सा, उस बहस में नहीं हम जाते। लेकिन ये हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि कोई भी जो पॉइंट है, कोई भी पॉइंट स्पेस के अंदर, उसको अगर लोकेट करना हो तो हमें 3 सरफेसेस या 3 कर्व्स चाहिए। इज इट क्लियर? जी सर। जी सर। जी सर। ठीक है, तो फर्दर आगे स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। मैं बोर्ड शेयर करता हूँ जी। तो जो अभी हमने कंक्लूजन जो उसको नोट कह लें, ठीक है, उसको नोट कर लें। ईच पॉइंट इन अ स्पेस यानी 3 डायमेंशन कैन बी regarded as a point of intersection of 3 coordinates
सरफेसेस, कोऑर्डिनेट से मुराद रेफरेंस, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस कर्व्स, कोऑर्डिनेट सरफेसेस और कर्व्स। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा अभी तक की जो डिस्कशन है उसमें हमारा ये पॉइंट जो है कंक्लूजन ड्रॉ हो गया। इसी की बेस के ऊपर ये सारे का सारा जो सब्जेक्ट है वो बेस कर रहा है। ये हमें पता हो, जनरलाइज हम देख रहे हैं। अब जब हमने कह दिया कि इंटरसेक्शन ऑफ थ्री, कोई सी भी थ्री आ गई, स्पेस का पॉइंट है वो कोई से भी तीन कोऑर्डिनेट सरफेस के या कर्व्स के इंटरसेक्शन से लोकेट किया जा सकता है, उसको पॉइंट आउट किया जा सकता है, उसको बताया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ये मेजर थीम है, ये जो आज नोट लिखा है ये मेजर थीम है इस सब्जेक्ट का। और ग्राफ को विजुलाइज करने के हवाले से हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है। अब मैं फर्दर कहते हमने, क्योंकि सारी उम्र अभी तक जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है, तो एक पॉइंट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, z। कोई एतराज? यही होंगे ना पॉइंट के कोऑर्डिनेट? जी सर। ठीक है जी सर। तो अब देखिएगा जब हम x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस को लिखते हैं तो वो x, कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z, ठीक है, ये एक्सिस बन जाते हैं। और उनके ऊपर जो उनकी लेंथ्स हैं, जो कोऑर्डिनेट्स की जो लेंथ्स हैं, ये लेंथ्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, एक्स वाई जी। तो उन एक्सिस के ऊपर जो लेंथ है उसको स्मॉल एक्स, वाई पे वाई और जी पे स्मॉल जी। तो अब ये तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स, वाई, जी, और तीन एक्सिस हैं, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। उनके ऊपर वैल्यूज हैं। जब कैपिटल लिखा है तो उससे मुराद एक्सिस हैं, स्मॉल लिखा हुआ है एक्स, वाई, जी, ये वैल्यूज हैं। और जनरल वैल्यू है क्योंकि ये वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त यहाँ पे। तो इनको हमने ट्रांसफॉर्म करना है। क्या करना है? ट्रांसफॉर्म करना है। हमने जो पहले देखा था, हमने दो ट्रांसफॉर्मेशंस देखी हैं, कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल, कार्टेशियन से स्फेरिकल। दो ट्रांसफॉर्मेशंस हम देख चुके हुए हैं। अब हम इसको जनरलाइज देखना चाह रहे हैं और उसी की वजह से हम इसको कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट कह रहे हैं। तो ये ट्रांसफॉर्म होके गौर से देखिएगा, ट्रांसफॉर्म होके ये जो नए कोऑर्डिनेट्स आए उनको मैं नाम दे रहा हूं, आप भी अपनी मर्जी से कोई नाम दे सकते हैं। मैं U1, U2, U3 स्मॉल से लिख रहा हूं। स्मॉल से जब लिखा जाता है इट इंडिकेट्स फॉर द कर्व्स, रेफरेंस कर्व्स, रेफरेंस कर्व्स स्मॉल के लिए जो है जो लिखा जाता है। तो अब देखिएगा x ट्रांसफॉर्म हुआ इन तीनों में इक्वेशन आएगी ना, y ट्रांसफॉर्म हुआ इन तीनों में और z ट्रांसफॉर्म होगा इन तीनों में। तो ये जो तीन आई हैं ये कर्व्स होंगी या सरफेसेस होंगी, ऐसे ही होगा ना। जो मैंने बताया ना सिंबॉलिक स्मॉल लेटर से लिखना, ये नोटेशन ट्रेडिशन बताई है इसको आप, लेकिन ये सरफेसेस भी कह सकते हैं इनको आप फिलहाल, और कर्व्स भी कह सकते हैं। अगर ये कोऑर्डिनेट सरफेसेस हैं
तो इनकी इक्वेशन क्या होगी, इनका फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो u1 जो है वो फंक्शन होगा, जैसे हम पीछे करते आए हैं, x y z इज इक्वल टू कांस्टेंट से c1। देखिएगा हमने ऐसे किया था ना, r इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, सिलेंड्रिकल में बात कर रहा हूं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, ऐसे किया था ना। तो r क्या बन गया, इज अ फंक्शन ऑफ, ये हो जाएगी। r इज अ फंक्शन ऑफ x y, 3D में लिख रहा हूं, z। फार्मूले में सिर्फ 2 नजर आ रहे हैं, नोटेशन में 3 लिख रहा हूं ड्यू टू द 3 डायमेंशन। ठीक है, आप यूं कह लें कि इसमें z की वैल्यू 0 है r के फार्मूले में। और हमने क्या किया था, उठा के इस फार्मूले को इक्वल टू सम कांस्टेंट रख दिया था, a रखा था ना वहां पे। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है कि ये जो u1 है, ठीक है, चीजों को रिलेट करते जाना है। अब वो जो हमने पीछे 2 पढ़े हैं, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल, उनके साथ रिजेंबल करते जाना है, चेक करते जाना है कि r था, यहाँ पे u1 है। तो अब वो फंक्शन है एक्स वाई जी का, और जब उसको इक्वल टू कांस्टेंट रखते थे तो हमें सरफेस मिलती थी 3D में, और 2D में अगर चेक करते थे तो कर्व मिलती थी। इज इट ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। जी सर। जी सर। इसी तरह फिर दूसरे को रखेंगे इक्वल टू कांस्टेंट, तो दूसरी सरफेस आ जाएगी, दूसरी कर्व आ जाएगी। और इसी तरह तीसरे को रखेंगे। ये नोटेशन इसलिए बता रहा हूं ताकि बुक पढ़ते हुए परेशानी ना हो सकता है बुक में नोटेशंस कोई और यूज की हो, शाम सीरीज की, या यही यूज की हो। ठीक है, तो आपने इसको रिलेट करते जाना है। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये ट्रांसफॉर्मेशन लगी है, ये कोई एक्सप्रेशन है, ये कोई एक्सप्रेशन है, कोई जनरल एक्सप्रेशन है, इक्वल टू कांस्टेंट रख दिया, वो सरफेस हो गई। 3 वेरिएबल्स की एक्सप्रेशन को इक्वल टू सम कांस्टेंट रख दिया, वो सरफेस की इक्वेशन हो गई, किसी सरफेस की। तो ये जनरलाइज लिखा हुआ है, जनरलाइज नोटेशन सरफेस की इस तरह है। हमारे साथ इशू यही होता है, स्टूडेंट बुक पढ़ते हुए जो सिंबल्स यूज हो रही होती हैं, जो नोटेशंस यूज हो रही होती हैं, उनको अंडरस्टैंड कर नहीं पाता, जिसकी वजह से वो बुक पढ़ते हुए बात समझ नहीं पाता। तो मेरा बहुत फोकस है, ये एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ये याद रखिएगा, u1 इज अ फंक्शन ऑफ x y z, यानी लेफ्ट साइड के ऊपर एक्सप्रेशन है जिसके अंदर x वाली, y वाली, z वाली टर्म्स हैं, उनका कोई फार्मूला है। एक्सप्रेशन फार्मूला होता है, फार्मूले की शक्ल होती है। तो ये पहले लॉगिन हुए थे आप लोग? ठीक है, वो 15 मिनट मिले हैं, आप मुझसे भी 15 मिनट पहले लॉगिन हुए हैं। ये 15-20 मिनट की क्लास दोबारा होगी बाद में, जैसी अगर ये बंद होती है। ठीक है, 30 मिनट पूरे करने होते हैं। चले देखते हैं। बहरहाल डंडी मारी जाए तुसी, वो इसके में एडमिनिस्ट्रेटिव, ये मॉर्निंग वाले के लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव जो क्या नहीं नहीं सर, क्या ये आप इस थे? मीटिंग का, सर ये इस मीटिंग में मतलब हम लोग ज्वाइन करें तो हम लोग ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो मैं ये खत्म करता हूँ, वो क्योंकि ऑटोमेटिकली कोई 15 मिनट पहले ही ज्वाइन कर चुका है, तो टाइम वहीं से स्टार्ट हुआ है। सही सही, वो 15 मिनट ज़ाया हो गए, इसलिए वो टीचर से पहले आप जब वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं ना, तो वो फिर इशू होते हैं। इसको मैं चेंज करता हूँ। जी सर। अच्छा जी, तो 3 सरफेसेस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, और अब हम जनरलाइज बात कर रहे हैं। उन तीनों सरफेसेस को नाम दिया है u1 इज इक्वल टू c1, u2 इज इक्वल टू c2,
u3 is equal to c3, where u1, u2 and u3 are functions of expressions of formula of x, y and z, where x, y and z are Cartesian coordinate सरफेसेस कह लें, कर्व्स कह लें, एक्सिस कह लें, एक ही बात। ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਅਵੈਸ ਨੇ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਔਨ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਅਵੈਸ ਕੈਮਰਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ कराओ। अच्छा जी, तो अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और C1 C2 हमने कहा कांस्टेंट है, उनके हवाले से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये तीन सरफेसेस हैं, इक्वल टू कांस्टेंट रख लिया। अब दो सरफेसेस का जो इंटरसेक्शन है वो एक कर्व बनाता है। गौर से सुनिएगा, दो सरफेसेस का इंटरसेक्शन कर्व बनाता है। ये बात इंटरेस्टिंग है, समझ आ रही है। कोई से दो सरफेस लें, उनको इंटरसेक्ट करें, तो जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं वो जो शेप बनेगी उसको कर्व कहते हैं। ये बात कहीं लिख लें, दो सरफेसेस का इंटरसेक्शन कर्व कहलाता है। सर ये होगा 3D में ही ना? कर्व 2D में चली जाती है। जब इंटरसेक्शन हो जाता है ना तो एक डायमेंशन कम हो जाती है। सर यही ना कि 3D में सरफेस होता है हमारे पास और 2D में कर्व होता है हमारे पास। हाँ जी, तो यही कह रहा हूं ना कि दो 3D की चीजें जब इंटरसेक्ट करती हैं तो 2D की शेप बनती है। ये अर्ज कर रहा हूं। अभी आपने मतलब ये जैसे U1, U2, U3 पॉइंट्स लिखे थे, आपने कहा था कि ये हमारे पास रेफरेंसेस कर्व भी हो सकती हैं और रेफरेंसेस सरफेस भी हो सकते हैं। मतलब आप सरफेस और कर्व को इकट्ठा बोल रहे हैं कि मतलब एट अ टाइम हम सरफेस भी उसको कह सकते हैं। जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो दिल के कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसको सरफेस ट्रीट करें। और अगली बात ये बता रहा हूं कि जब दो सरफेसेस का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो कर्व कहला रहा है। मिक्स नहीं करें, ठीक है। इनको अगर कर्व भी समझ लेंगे तो कोई इशू नहीं है, उसमें कोई एक आध कोऑर्डिनेट जो है वो गायब हो जाएगा। जैसे ये देखें, ये इसको 3D में देखें तो ये कर्व है, 2D में देखें तो ये सरफेस है। क्योंकि जब इसमें तीसरा कोऑर्डिनेट नजर नहीं ना आ रहा, तो जब ये फार्मूला लिखेंगे इसका मतलब है जी कांस्टेंट है। तो कोई एक चीज कांस्टेंट हो गई तो उसको आमतौर पे इधर कोऑर्डिनेट्स में नहीं लिखा जाता। तो आर के फार्मूले में अगर जी कांस्टेंट है तो यूजुअली उसको ट्रेडिशनली इधर नहीं लिखा जाता। जी नूर फातिमा, बात समझ आई या पहले भी चली गई? जी नहीं सर, ठीक है, आ गई है समझ। और जो आखिरी पॉइंट इस लेक्चर में जो डिस्कशन में बताना है, ठीक है, उसके बाद गियर चेंज हो जाना है। यानी ये बात बताने के बाद जो है ना टेक ऑफ, हमारा जो सिलेबस है ना उसने टेक ऑफ कर देना है। कि मैंने याद हो ऑर्थोगोनैलिटी की डेफिनेशन पूछी थी। टेंजेंट, नॉर्मल और ऑर्थोगोनल में क्या फर्क होता है, ये पूछा था ना आप लोगों से? यस सर। जी सर। तो बताना पसंद फरमाएंगे? दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं 90 के, टेंजेंट क्या होता है? सर जो किसी एक पॉइंट पे कट कर्व को, किसी कर्व को, किसी सरफेस को एक पॉइंट पे, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे। स्ट्रेट लाइन टेंजेंट स्ट्रेट लाइन है, ये भी याद रखिए। सर जब भी टेंजेंट के बारे में बात करें बताएं तो स्ट्रेट लाइन बोले। और जो टेंजेंट लाइन के साथ
90 का एंगल बनाए उसको नॉर्मल कहते हैं। वैसे कोई सी दो लाइंस हैं, दो स्ट्रेट लाइंस हैं, उनके दरमियान एंगल 90 है तो वो परपेंडिकुलर कहलाती हैं। कोई सी दो लाइंस हैं तो वो परपेंडिकुलर कराएंगी। अगर एक लाइन स्पेसिफिक होगी कि एक को हमने टेंजेंट कह दिया है तो दूसरी नॉर्मल कहलाएगी उसका, जो उसके साथ 90 का एंगल बनाएगी। और तीसरी ये बात बताया था ऑर्थोगोनल, दो कर्व्स कह लें, दो कर्व्स या दो सरफेसेस, गौर से सुनिएगा, जब इंटरसेक्ट करती हैं तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर वहां उनके टेंजेंट्स के दरमियान, अगर सरफेस है तो उनके टेंजेंट प्लेन्स के दरमियान, और अगर कर्व्स है तो उनके टेंजेंट लाइंस के दरमियान अगर एंगल 90 का है तो वो कर्व्स, वो सरफेसेस आपस में ऑर्थोगोनल है। आई रिपीट, कोई सी दो सरफेसेस, उनके टेंजेंट प्लेन, क्योंकि सरफेस 3D है ना, तो उसका टेंजेंट लाइन नहीं होगा, उसका टेंजेंट सरफेस होगा। सरफेस का टेंजेंट प्लेन होता है, तो और कर्व का टेंजेंट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो दो सरफेसेस जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर, इंटरसेक्टिंग कर्व के ऊपर जो टेंजेंट प्लेन्स हैं, सरफेस की बात कर रहा हूं, जो टेंजेंट प्लेन्स हैं उनके दरमियान अगर 90 का एंगल है तो वो सरफेसेस आपस में ऑर्थोगोनल हैं। इसी तरह दो कर्व्स जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, कर्व 2D की है, तो जब ये दो कर्व्स इंटरसेक्ट करेंगी तो 1D, एक डायमेंशन डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, तो पॉइंट आएगा। तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट लाइंस हैं उनके दरमियान अगर एंगल 90 का है, दोनों कर्व्स के टेंजेंट लाइंस के दरमियान एंगल 90 का है, तो वो कर्व्स ऑर्थोगोनल कहलाएंगी। ऑर्थोगोनल सरफेसेस और ऑर्थोगोनल टेंजेंट्स, ऑर्थोगोनल कर्व्स और ऑर्थोगोनल सरफेसेस की डेफिनेशन आप लोगों को बताई है। कोई सी दो सरफेसेस जहां पे इंटरसेक्ट करें तो कर्व आएगी ना, उस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट प्लेन्स हैं अगर उनके दरमियान एंगल 90 का है तो वो कर्व्स, वो सरफेसेस ऑर्थोगोनल हैं। इसी तरह दो कर्व्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर उनकी टेंजेंट लाइंस के दरमियान एंगल अगर 90 का है, देन दे आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल कर्व्स। तो ऑर्थोगोनल कर्व्स या ऑर्थोगोनल सरफेसेस, उनसे बनने वाला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। 1 मिनट से भी कम रह गया है, इंशाल्लाह अब 1 बजे मुलाकात होगी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह पाक खैर जी करे। सर, ठीक है। तो वहीं पे यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे। जी जी ओके जी, इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर जी। ओके सर, अल्लाह हाफिज सर।